अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बन रही है हसीना पारकर। 22 को रिलीज़ हो रही है और फिल्म के कास्ट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं हमारे साथ, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम एक दशक से अपने कराची में बसे भाई के अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर हुआ। सबसे पहला सवाल आपसे ही क्या है, किस तरीके से बताना चाहेंगी कि रोल को किस तरीके से अदा किया, क्या तैयारियाँ थी? उसके पहले आई थिंक मैं ये कहूँगी कि पहली बार एक बायोपिक का हिस्सा बन रही हूँ, पहली बार एक टाइटल रोल कर रही हूँ जहाँ पे पूरी कहानी इस कैरेक्टर पर आधारित है जी। तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है हम सब के लिए और बहुत तैयारी हम सबको करनी पड़ी। एक बहुत ही इमोशनली इंटेंस कहानी है और ट्रू स्टोरी है, तो जो भी जब लोग फिल्म देखने जाएंगे, जो भी वो देखेंगे फिल्म में, वो सब सच है और वो एक्चुअली हुआ है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को कोर्ट में सिर्फ इसलिए घसीटा गया है क्योंकि उनके भाई इस देश में मोस्ट वांटेड है, बस। हसीना पारकर जो है उन पर 88 केसेस थे और कोर्ट में हाजिरी एक ही बार हुई उनकी और इनोसेंट थी कोर्ट ने कहा, क्योंकि कोई उनके खिलाफ प्रूफ नहीं थे। और तो बेसिकली अप्पू सर को ये कहानी उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी जब वो हसीना पारकर से मिले। एक्चुअली वो फिल्म बनाने वाले थे ऑन दाऊद इब्राहिम जी, पर somebody had told you ना एक्चुअली, सॉरी आई मिक्स्ड दैट अप। पर जब वो उनसे मिले उनको लगा कि उनकी कहानी दिलचस्प है, तो देन ही डिसाइडेड टू मेक अ फिल्म ऑन हर। तो आप ही मेरे ख्याल के ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कैसे ये जहन में आया कि भाई हसीना पारकर की ज़िंदगी पर फिल्म बनाई। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं जंजीर बना रहा था तो मेरे पास दो लोग आए थे, बाबू त्यागी और समीर अंतुले, और उन्होंने मेरे को बोला था कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर स्टोरी है। तो मैंने बोला कि यार बीन डन टू डेथ बहुत लोगों ने कर ली है और मुझे इंटरेस्ट नहीं था उतना। तो उन्होंने बोला कि लेकिन जो दाऊद की स्टोरी है फ्रॉम द टाइम ही वाज 22 तो जब तक वो दाऊद इब्राहिम बने, वो भी काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है, तो आप ज़रा सुन लो। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने मीटिंग की फैमिली के साथ। तो जब फैमिली के साथ मीटिंग हमने पहली बार की थी, चिंतन गांधी मेरा राइटर है, मैं सुरेश नायर, हम लोग गए थे मलाड में, तो हसीना जी भी वहाँ पे थी। और जब पूरे ख़ानदान ने बचपनों की बात चालू करना शुरू की, तो मुझे हसीना जी की कहानी बहुत दिलचस्प लगी। इसलिए नहीं कि क्योंकि वो गैंगस्टर मानी जाती है या आपा मानी जाती है या कोई लोगों के लिए गॉड मदर मानी जाती है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जो एक औरत के नज़ारे से जो उनकी लाइफ में बीती है। 17 साल की थी, शादी हुई थी, 4 बच्चे की माँ थी, उनका भाई मारा गया, उनका हस्बैंड 17 बार उनको गोली लगी थी, उनके सामने मारा गया टैक्सी में जे हॉस्पिटल पहुँचते पहले। उनका बेटा 25 साल का था, उसको भी मारा गया। और जो बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे उनके ऊपर, क्योंकि वो अकेली थी पूरे ख़ानदान में, उनके ऊपर जो बीती थी, जो इंटेरोगेशन हुआ था और जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि भाई हमारे साथ अगर यही बर्ताव होने वाला है तो आई माइट एज़ वेल जॉइन द गैंग। बिल्कुल ठीक। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये एक कोई विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज होती है, कोई बायोपिक्स होती है जो स्पोर्ट्समैन के ऊपर होती है, जो स्पोर्ट्स वुमन के ऊपर होती है, लेकिन ये थोड़ी ग्रे कैरेक्टर के ऊपर है। लेकिन इसका मेन क्लक्स ये है कि ये एक औरत की कहानी है जिसका कोई फॉल्ट नहीं था कि वो कौन से ख़ानदान में पैदा हुई थी, उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उसने कुछ बुरा नहीं किया था कि उसके साथ इतना सारा बुरा हुआ। किसी के कदम से उनकी परछाई उनके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट करती है, तो इस बारे में स्टोरी है बेसिकली। आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है, मैंने मेरे भाई को पढ़ा है। श्रद्धा, चूँकि ये जो कैरेक्टर है जिसको निभाना बड़ा मुश्किल होगा और वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? उसको कैरेक्टर को मतलब जो है वो जीने के लिए कभी उनको मतलब कैसे आपने अपने अंदर उतारा उसको, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है भाई, ये कितना रियल। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, एक्चुअली हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। मेरे हिसाब से अप्पू सर के लिए शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त इस फिल्म पर की तैयारी में गुजारा। तो उन्होंने तकरीबन 2 साल गुजारे, रिसर्च उन्होंने बहुत सारा किया। वो मिले थे हसीना पारकर से
अफसोस की बात यह है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि वो 2014 में गुजर गई और तो पर मेरे पास समझाया किसने, मतलब डायरेक्टर का काम जाहिर है होता है, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको मतलब ध्यान रखना पड़ता है, उनके बारे में उनकी मतलब छोटी छोटी जानकारी कहने वाली थी। वही कहने वाली थी। तो अब जैसे What was the last thing I said? Sorry, he like totally distracted. पापा आपको बता रहे थे, हाँ, उनसे मिले थे वो बहुत। तो मैं वही कह रही थी कि इनका जो रिसर्च था, इन्होंने इतनी रिसर्च की कि ये हम सबके लिए एक इंसाइक्लोपीडिया बन गए थे। और हमेशा कोई दिलचस्प किस्से, कोई इंटरेस्टिंग बात हसीना पारकर की लाइफ के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ जब हम मिलते थे, रीडिंग्स करते थे, तो वो हमेशा शेयर करते थे। और इन्होंने हमसे कहा था कि आप सबको उनकी फैमिली के साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वक्त बिताना चाहिए, समझना चाहिए कि वो दौर कैसा था, हसीना पारकर कैसी थी, उनके हस्बैंड कैसे थे, उनके भाई कैसे थे। तो वो सारे किस्से हमने सुने और ये भी जाना कि जैसे वो बड़ी हुई उनकी फ़िज़िकलिटी भी बदली। तो उन्होंने उसकी वजह से हमने भी प्रोस्थेटिक्स का सहारा भी लिया। मैंने वेट गेन किया, तकरीबन 7 से 8 किलो गेन किया और वॉइस मॉड्यूलेशन भी करनी पड़ी। एंड पहली बार ऑल्सो आई थिंक पहली बार एक फिल्म में मैं काफ़ी लंबे हिस्से के लिए एक माँ का किरदार निभा रही हूँ, तो वो भी समझना पड़ा। तो ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक लाइफ में, तो मैं वो वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो समझना, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत लॉस सहा था एंड वो दिखाना था, क्योंकि शी लूजेज हर सन। एंड अगर आप वो नहीं समझते कि हाउ डज़ इट फील लाइक टू बी अ मदर, तो वो लॉस आप कैसे महसूस करेंगे। सिद्धांत आपके भाई भी हैं और फिल्म में भी भाई का किरदार निभा रहे हैं, और भाई का तो कैसे मतलब जो है वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा भाई दाऊद का, और कितनी एज तक का उनका किरदार आप निभा रहे हैं? तो एक्चुअली 18 साल से 40 साल तकरीबन का किरदार निभाया। तो जनता ने देखी नहीं थी दाऊद इब्राहिम को, जब भी 18, 20, 25 साल के थे, तो वो एक छूट थी, एक ढील थी एक एक्टर तो कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर निकल पाए एज दाऊद इब्राहिम, और नॉट लाइक 40 साल के जो हर पहले फिल्म में दिखाया है उन्हें। बट डिफ़िकल्ट तो ज़रूर था, इतना ऐसा कैरेक्टर प्ले करना। काफ़ी लोगों ने भी पहले प्ले किया है और इनकी ज़िंदगी में इन्होंने क्या क्या किया है, बहुत मोस्ट वांटेड FBI लिस्ट में है। तो पर एक कैरेक्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था, क्योंकि मैंने शूटिंग स्टार्ट ओल्ड टू न्यू क्रोनोलॉजिकली नहीं शुरू की थी मैंने। अच्छा। 45 से ही शुरुआत की थी मैंने, और फिर बाद में का जो हिस्सा था वो जब 18-20 साल का था तभी श्रद्धा के साथ मैं शुरुआत की थी। तो वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरे लिए। और ऑफ कोर्स जो साइकी है उनका, उनसे वो साइकी से बाहर निकलना था, उसके लिए ट्रैवल किया, तो वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी, लेकिन निकल पाया उसके बाद। जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो बहुत सारी मतलब धमकियाँ भी मिलती है, ऐसा सुना जाता है कि भाई धमकियाँ, कुछ इस तरह की कोई घटना या नहीं? ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे को सर ये मेरे सारे दोस्त जो मेरे सर्कल में, वो तो ऐसी ही पिक्चरें बनाते हैं, लेकिन मैंने किसी से सुना नहीं कि उनको धमकी आई है। तो ये बात कहाँ से फैलती है कि डायरेक्टर्स को धमकी आती है, या जो गैंगस्टर फिल्म्स बनाते हैं उनको धमकी आती है? मैंने तो सुना दी है। मुझे तो लगता है कि लोग खुश होते हैं कि उनके बारे में पिक्चर बन रही है। क्योंकि मैंने राम गोपाल वर्मा से भी नहीं सुना है, संजय गुप्ता से भी नहीं सुना है। मैंने शूट आउट लोखंड वाला बनाई है, मैंने भी मेरे पास भी नहीं आई है। मिलन लूथरियर्स से भी नहीं सुना है। तो ये फिर अफवाहें कौन फैलाता है, मतलब कहाँ से? सर अफवाहें तो सारी फैल जाती है ना सर, कितनी सारी अफवाहें फैलाई जाती है कि मतलब ऐसी आ जाती है? फैल जाती है सर, क्योंकि सर अफवाहें तो किसी बारे में भी फैल जाती है सर, वो तो नेचुरल है, और कभी आपके एडवांटेज पे रहती है, कभी डिसएडवांटेज पे। अच्छा, जो इसके प्रोमोस हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारधाड़ और एक्शन मतलब भरी फिल्म है ये, मतलब भरपूर एक्शन फिल्म में मिलेगा, क्या है मतलब? सर एक्चुअली ये मेरी सबसे जितनी पिक्चरें मैंने बनाई है इसमें सबसे कम एक्शन होगा, लेकिन
क्यों आपको एक्शन लग रहा है? क्योंकि ये एक मुंबई की 40 साल की हिस्ट्री है ये पिक्चर में। हसीना की स्टोरी और भाई की स्टोरी मुंबई की स्टोरी के बिना बन ही नहीं सकती, और मुंबई की स्टोरी ये दो कैरेक्टर्स के बिना बन नहीं सकती। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मुंबई की स्टोरी है, जो मुंबई की हिस्ट्री है 40 साल की, इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू गैंग्स, to gang violence, and on the side to heroic police to encounter killings, to encounter cops who wanted to wipe out these gangs. That is how we have grown up, that is how I have grown up when I came to Mumbai, and that is part of the history. So when we make films about these things in Mumbai, हमें वहाँ तो कोई पूछता नहीं है कि क्यों आपने ऐसी स्टोरी बनाई, क्योंकि वो उनकी भी हिस्ट्री में वही है। लेकिन जो कांड ये जर्नी में हुए थे, जैसे जे हॉस्पिटल शूट आउट था, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट था, जैसे मुंबई की राइट्स थी, जैसे अमीरजादा पठान को सेशंस कोर्ट में डेविड परदेसी ने मारा था, वो सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स है विच आर प्रूव्ड एंड विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर एवरीवन, एंड दैट दोज इंस्टेंसेस एक्चुअली डायरेक्टली इफेक्टेड हसीना पार्कर्स लाइफ। तो इसलिए हमने वो सिलेक्ट करके पिक्चर में डाला है। लेकिन ओवरऑल वायलेंस ये पिक्चर में है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पिक्चर एक ड्रामा के कैटेगरी में आएगी, क्योंकि पहला रिलेशनशिप है भाई बहन का, दूसरा रिलेशनशिप है पति पत्नी का, और तीसरा रिलेशनशिप माँ बेटे का। तो ये जो रिलेशनशिप हसीना जी के और श्रद्धा ने निभाई है, ये हमारे पिक्चर की बेसिकली फ्लो है, और जो आजू बाजू होता रहता है वो होता रहता है। अंकुर, आपने इब्राहिम पार्कर का जो है वो रोल अदा किया है, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में, और कैसी केमिस्ट्री रही आपकी इनके साथ? जी, जब मैं ये रोल के लिए अपू सर से मिला था तब तक उन्होंने काफ़ी रिसर्च कर रखी थी इस कैरेक्टर पे ऑलरेडी, और फिर हम उसके बाद उनकी फैमिली से मिले थे, जिससे पता लगा कि वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे हार्डकोर मुस्लिम नेबरहुड में, और पिक्चरों में काम करते थे एज अ स्टंटमैन। तो मैं जाके काफ़ी सारे फाइटर्स से मिला था जो उन लोगों को जानते थे उस टाइम पे। तो मेरी रिसर्च में मेन फैक्टर्स वही थे कि वो किस तरीके के इंसान थे, हसीना से प्यार करते थे कि नहीं। और फिर अपूर्वा सर ने हमको वर्कशॉप पे भेजा था, मैंने और सिद्धांत ने काफ़ी दिन वर्कशॉप्स करी थी, सारे सीन्स आपस में करे थे। उस दौरान मैं हसीना भी बना था, ये हसीना भी बनी थी। सो उस पूरी फैमिली की हमको हिस्ट्री पता लग गई थी अपनी वर्कशॉप्स के दौरान ही। तो जब तक हम सीन पे पहुंचे थे, जब शूट करने पहुंचे, तब तक सभी बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे। तो मुश्किलें होती ना कई बार शूटिंग करते हुए कि भाई वो नहीं समझ पा रहे हैं, कैरेक्टर में नहीं घुस पा रहे हैं, उस तरह की तो कोई चीज़ नहीं, मतलब हालांकि डायरेक्टर अच्छे हों तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होती। हम लोग पहले इतनी रिसर्च कर चुके थे, और फैमिलीज़ का भी काफ़ी मदद था, क्योंकि हम सब फैमिलीज़ को मिले थे। और क्या होता है कि ऐसी पिक्चर बनाते हो तो आप किसी के ऊपर रेज्यूमे नहीं बना रहे हो। खुद का फैमिली खुद के बारे में अच्छा ही बोलेगा, बुरा तो कोई बोलेगा नहीं। सही है। लेकिन उसका दूसरा एंगल भी होता है, जिसको भी हम लोग मिले थे, जैसे इब्राहिम पार्कर, इन्होंने बताया कैरेक्टर एक फाइटर का था। तो जो फाइटर्स अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लकीली जावेद एजाज हमारी पिक्चर में भी फाइट मास्टर थे, तो वो अंकुर के साथ बैठे, बताया कैसे था। बाकी लोगों से ये लोग गए थे जयराज लेन में, जहाँ उनकी होटल है वहाँ पे। और मेरे को बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ने दी थी, जो जुडिशरी ने दी थी, जो हमारे पास कोर्ट के पेपर्स है, जो जज ने दिया था, जो श्याम केशवानी उनके लॉयर्स थे उनको दिया था, वो सब मैंने कलेक्ट करके एक फाइल में सारे एक्टर्स को दे दिया था, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था इतने लोगों को मिलने के लिए, कभी होता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पीपल डायरेक्टर को लगता है कि एक्टर्स को हेल्प करेगा, मिलेगा, जैसे श्रद्धा को उनकी बेटिया से मिलाया था, उनके सन से मिलाया था, इनको जो कनेक्टेड पीपल है उनसे मिलाया था, इनको भी मिलाया। किरदार को निभाने में थोड़ा आसानी हो जाती है जब ये क्योंकि लेकिन आप ऐसी पिक्चर में आप सिर्फ जो फैमिली बताती है वो ही नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको बाहर का भी सोचना पड़ता है ना सर। बिल्कुल। तो बेसिकली जुडिशरी सिस्टम से पुलिस तो सारी फाइलें बनाई थी हमने, सब फाइल बना के ना पूरा सब इतना बड़ा फाइल दिया था हमें, और फिर पूरी हम लोगों ने रीडिंग करी थी, वर्कशॉप्स किया हम लोगों ने, डोंगरी टू दुबई पढ़ी मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तब जा करके। हाँ, मतलब मैं तो काफ़ी एक साल से पहले से ही जुड़ गया था ये। श्रद्धा, बहुत सारी फिल्में जो है आपने की, आशिकी 2 से शुरुआत, हालांकि उससे पहले भी फिल्म आई थी, लेकिन आशिकी 2 जो है उससे बड़ी पहचान आपको मिली, जहां चुलबुली अदाकारा के तौर पर आप, खूबसूरत हसीना के तौर पर आप, लेकिन अब हसीना पार्कर। तो थोड़ा मुश्किल नहीं था ऐसी फिल्म को करना, ऐसी फिल्म को मतलब जो के लिए हाँ कहना?
बहुत अच्छा लगता है जब आपको अपने काम के लिए, अपनी फिल्मों के लिए प्यार मिलता है। तो जो भी जैसे आपने कहा, डेफिनेटली उन फिल्मों के लिए मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन जो लेबल होता है या वो जैसे कि ज़्यादा मतलब लोग मुझसे कहते हैं कि यू आर लाइक द गर्ल नेक्स्ट डोर, आप ज़्यादा करके रोमांटिक फिल्में ही करती है। श्रद्धा, बहुत सारी फिल्में जो है आपने की आशिकी 2 से शुरुआत, हालांकि उससे पहले भी फिल्म आई थी, लेकिन आशिकी 2 जो है उससे बड़ी पहचान आपको मिली, और फिर ओके जानू, एक विलेन, ABC 2 और बाकी तमाम दुनिया भर की फिल्में हैं जहाँ चुलबुली अदाकारा के तौर पर आप और खूबसूरत हसीना के तौर पर आप, लेकिन अब हसीना पारकर। तो थोड़ा मुश्किल नहीं था ऐसी फिल्म को करना, ऐसी फिल्म को मतलब जो के लिए हाँ कहना, जहाँ आप जो है वो एक माँ भी बनी है, आपने कहा माँ का भी किरदार है वहाँ पर, और एक अलग तरह का रोल वहाँ, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बिल्कुल अलग तरह की दुनिया में आप पहुँच जाती हैं फिर? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपको अपने काम के लिए, अपनी फिल्मों के लिए प्यार मिलता है। तो जो भी जैसे आपने कहा, डेफिनेटली उन फिल्मों के लिए मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन जो लेबल होता है या वो जैसे कि ज़्यादा मतलब लोग मुझसे कहते हैं कि यू आर लाइक द गर्ल नेक्स्ट डोर, आप ज़्यादा करके रोमांटिक फिल्में ही करती है, आपकी एक पहचान हो गई है, एक टाइप के रोल्स। मुझे एक्चुअली उन सब बातों की समझ नहीं है, पर मेरे लिए बहुत ही, जब भी मैं कोई भी फिल्म करती हूँ, मैं खुद से काफ़ी सिंपल सवाल पूछती हूँ। वो ये है कि क्या मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई है, क्या मुझे अपना किरदार पसंद आया है, क्या मैं इस फिल्म के लिए अपनी मतलब सब कुछ अपना 110% दे पाऊँगी, क्या मैं हर रोज़ जब अगर मुझे इस फिल्म के लिए 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, कभी कभी 20 घंटे शूट करना है, क्या मैं हर वक्त मोटिवेटेड रहूँगी, खुश रहूँगी कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ। तो मैं वो सवाल करती हूँ खुद से, और क्या ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, तो ये सवाल करती हूँ। और बाकी जो होना है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, पर तो वही कारण था कि मैंने डिसाइड किया कि हसीना पारकर मुझे करनी थी, क्योंकि मुझे कहानी बहुत इमोशनली इंटेंस लगी, और मुझे लगा कि ऐसे किरदार बार बार भी नहीं आते जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं इस औरत की लाइफ में। तो बिल्कुल वो आवाज़ आई दिल से कि कर लो, मतलब कहीं कोई वो नहीं है। सब आजकल जो है वो जो फिल्में रिलीज़ होती हैं तो सब्जेक्ट वाइज जो फिल्में हैं लोगों को पसंद भी आती है, कुछ पैगाम होता है, कोई मैसेज होता है, तो वो अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चली। जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा चली है, और बहुत सारी फिल्में हम देख रहे हैं कि बड़े बजट की थी लेकिन वो फ्लॉप हो गई हैं। फिल्म से क्या उम्मीद है, किस तरीके से जो है आपको लग रहा है, और वो जो एक 100 करोड़ का जो क्लब है भाई कि उसमें शामिल होगी कि नहीं होगी, थोड़ा सा डर लगा रहता है ये सब? नहीं सर, डर तो नहीं लग रहा है। डर यही लग रहा है कि हर फिल्म मेकर और एक्टर ये तो चाहता है कि उनकी पिक्चर अच्छी करे। बिल्कुल। और मेरे लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी पिछली पिक्चर चली नहीं थी। ये पिक्चर एक ऐसे जोन में आती है, जैसे आपने भी कहा था कि ग्रे जोन है थोड़ा, लेकिन इसमें क्या है कि परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये एक बड़े, जैसे मैंने समझाया कि बड़े लॉन्ग पीरियड मुंबई की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 190 कैरेक्टर आते हैं पिक्चर में और जाते हैं। तो कहानी बहुत दिलचस्प है। मेरे ख्याल से मैंने श्रद्धा की सारी पिक्चरें देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पिक्चर में उन्होंने अपना लेवल है जो एक्टिंग का, उनके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही आगे कर लिया है। और मेरे ख्याल से आई थिंक दिस हैज़ टू बी हर बेस्ट वर्क as far as I am concerned. Not that her work previously was not good, because she is already set a standard for her generation. पर ये ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था, ये डिफरेंट। हाँ। जैसे श्रद्धा ने बताया पहले कि सर माँ बन के माँ का रोल करना बहुत इजी है, लेकिन जब आप 30 साल के होते हैं और आपका बच्चा 25 साल का होता है, तो वो निभाना, और उसमें जो इमोशन आता है, और शादी किए बिना आपका पति, तो क्या है कि आप जब फिल्म बनाते हो तो एक्टिंग कर लेना पड़ता है। ये बायोपिक में सर स्टैंडर्ड थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि बायोपिक एक पर्सन के ऊपर है,
उनकी फैमिली ज़िंदा है तो थोड़ा जस्टिस अलग किस्म का करना पड़ता है और मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि सबको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। या पुलिस का नाम दिया, जज का नाम दिया, क्योंकि हमने ये पिक्चर में सब असली लोगों का नाम दिया है। तो बनावटीपन नहीं दिखेगा ज़्यादा इसमें। ऑब्वियसली थोड़ा तो सिनेमैटिक लिबर्टी लेनी पड़ती है सर, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि दाऊद इब्राहिम जब 18 साल का था क्या करता था और कैसे बिहेव करता था। वो तो सुना है, पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको, बट मुझे पिक्चर से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगा है कि ये हम सब ने बहुत मेहनत की है और ऑनेस्टली पिक्चर बनाई है। तो मैं तो लाइक एनी अदर फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर विल ऑलवेज होप। श्रद्धा, आपको भी बिल्कुल वैसी उम्मीद होंगी, और हमने सुना है कि अखबार, टीवी और सोशल मीडिया से ज़्यादातर दूर रहती हैं। आपको लगता है कि ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, खबरें ज़्यादा पढ़ोगे तो टेंशन ज़्यादा होती है, परेशानी ज़्यादा होती है, इसलिए सुकून से रहना है तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। एक्चुअली मैं टीवी नहीं देखती, न्यूज़पेपर्स कभी कभार पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर्स में मुझे मेरा फेवरेट सेक्शन है द इकोनॉमिक सेक्शन, और मुझे ज़्यादा करके वो वीकली मैगज़ीन्स आते हैं या फोर्टनाइटली, जब आपको बाय द एंड ऑफ द फोर्टनाइट आपको न्यूज़ पता चलती है, तो वो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। तो गॉसिप्स जो छपते हैं आपके बारे में खुद के, तो क्या कुछ प्रभावित, मतलब कुछ ज़िंदगी को इफेक्टेड करते हैं? वो कुछ परेशानी में पड़ती हैं कभी, कुछ तरह की? नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ती ही नहीं हूँ एंटरटेनमेंट सेक्शन, मतलब बहुत रेयरली पढ़ती हूँ, क्योंकि एक तो वक्त नहीं मिलता, और एक्चुअली मेरा जो फोकस है ना, मैं बहुत कम चीज़ों पर फोकस कर सकती हूँ एक बार। तो सोशल मीडिया ऑफ कोर्स मैं कहूँगी कि एक्टिव हूँ मैं सोशल मीडिया पे। एक कन्वीनियंट भी हो जाता है ना, आपके फ़ोन पे ये रहता है वो, तो मैं उस हिसाब से काफ़ी एक्टिव हूँ ऑन सोशल मीडिया। पर मीडिया से जो है वैसे दूर रहती हैं। मैं काफ़ी डिटैच्ड रहती हूँ, मतलब अपनी दुनिया में रहती हूँ, और वहाँ पे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा फोकस जहाँ पे रहना चाहिए वो वहीं पे रहता है। बिल्कुल। अंकुर, क्या कहेंगे दर्शकों से, किस तरीके से वो आए हैं फिल्म देखने के लिए, और क्या कुछ खास बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस पिक्चर पे, खासतौर से पूर्वा सर ने अपने 2-3 साल लगाए इस पिक्चर में। तो ना सिर्फ हमारे कैरेक्टर, हर कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है, और सभी ने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया है। हमने एक्चुअली कल ही देखी। कोई डायलॉग सुनाएंगे फिल्म का? कोई डायलॉग हो तो जो आपको लगे कि हाँ, एक डायलॉग सुना सकता हूँ, जिसमें ये मेरे से कुछ पूछ रही हैं, तो इनको पता लगता है पहली बार कि मैं पिक्चरों में काम करता हूँ, तो इनको ये मुझसे पूछती हैं कि क्या फिल्मों में जैसे हीरो उड़ता है आप भी उड़ सकते हैं? मैं उड़ता हूँ, सिर्फ उड़ना, पानी पे दौड़ सकता हूँ। तो अब वो देखेंगे, वो काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा। सिद्धांत कपूर, आप बताइए कि दाऊद का जो रोल आप अदा कर रहे हैं, तो किस रंग रूप में आप देखेंगे, और कुछ डायलॉग अगर सुनाना चाहें अभी आप? डायलॉग तो फिल्म में देखेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग होगा दाऊद का किरदार अदा करना है, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो ऑडियंस, जो पब्लिक है हमारी, वो सीधा कंपेयर करेगी जो प्रीवियसली कैरेक्टर्स जो उसने निभाए। मैंने होमवर्क के लिए ये सब फिल्में देखी नहीं जो पहले देख चुका हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक ओरिजिनलिटी रखना था, अपना कैरेक्टर रखना था, अपना एक ट्रू टू माई कैरेक्टर है। तो जो मैंने रिसर्च किया, जो वर्कशॉप्स किए, वो बहुत ही हेल्प किया मुझे, और मैं काफ़ी लकी था कि मैं स्क्रिप्ट से सबसे पहले जुड़ गया था। तो वो एक समय मिला मुझे, हर रोज़ अपूर्व सर के साथ बात करता था, उनके घर पे जाता था। जैसे श्रद्धा ने बोला कि वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है फिल्म के लिए, तो नॉलेज रोज़ मुझे देते थे, और धीरे धीरे ना, जब शूटिंग का समय आता है, जब वो कपड़े पहन कपड़े आ जाते हैं, राडों की घड़ियाँ आ जाती है, लेंसेज आ जाते हैं, विग आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर में गैंगस्टर का जज्बा आ जाता है एक्टिंग करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। वो माहौल ऐसा सेट हो जाता है, जो सेट वर्क होता है वो एकदम डोंगरी जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सेट बनाया है हमारे सुनील सर ने, जो आर्ट डायरेक्टर है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकली टू गेट इनटू अ कैरेक्टर, और ये आई थिंक हमारे फिल्म पर बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस थे, और बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही हार्ड वर्क किया सब लोगों ने। तो ऑल द टेक्नीशियंस। क्या अपील करना चाहेंगे 22 तारीख के लिए आप फिल्म लोग देखने आए? डेफिनेटली हम चाहेंगे कि फिल्म लोग देखने आए, और आई होप कि लोगों को पसंद आए, एंड आई रियली होप कि आप सबको पसंद आए, तो प्लीज़ जाके हमारी फिल्म देखिए। सेम सर,
Okay, please go and watch a film. It's releasing on the 22nd of September, and see Shraddha doing something totally amazing and in a totally different role, and she's great. I'm a big fan. चलिए, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है हसीना पारकर। आप सब लोग जाइए और ज़रूर देखें इस फिल्म को, बहुत मज़ा आने वाला है फिल्म में।